नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर गए थे और अब खबरें आ रही हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई है कि मोदी जी अपना रिटायरमेंट प्लान डिस्कस करने के लिए गए थे आरएसएस हेडक्वार्टर्स। अब कब किया उन्होंने ये पता नहीं है, लेकिन आज संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सब चुटकी ले रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं कि भाई सितंबर में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट प्लान ऐसा लगता है कि उन्होंने आरएसएस हेडक्वार्टर्स में जाकर डिस्कस किया है। अब तमाम वेबसाइट्स क्या कह रही हैं? तमाम वेबसाइट्स की जो हेडलाइन है वो ये है कि मोदी का रिटायरमेंट प्लान तैयार, ये संजय राउत ने कहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसका खंडन किया है। अब जो शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत हैं, उन्होंने सोमवार को एक सनसनीखेज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया ताकि सितंबर में अपनी रिटायरमेंट की योजना की घोषणा कर सके। इस बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राउत के दावे को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये मुगल संस्कृति का हिस्सा करार दिया। फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने क्या क्या कहा है और इसको लेकर राजनीति में क्या हलचल है, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि संजय राउत ने किस आधार पर यह बात कही है। अब संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और उसको अब मैं कोट कर रही हूं। पीएम मोदी आरएसएस कार्यालय गए ताकि अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर सके। मेरी जानकारी के अनुसार वो पिछले 10 से 11 सालों में कभी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। आरएसएस देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। राउत ने आगे दावा किया कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और इसकी घोषणा आरएसएस करेगा। ये बयान उस समय आया है जब पीएम मोदी ने रविवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया और संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगडेवार को श्रद्धांजलि दी है। और ये दौरा 11 साल में उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी जिसे राउत ने अपने दावे का आधार बनाया है। अब संजय राउत का ये बयान बीजेपी की उस कथित अघोषित नीति से जोड़ा जा रहा है जिसमें 75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति से रिटायर होने की बात कही जाती है। अब इसका खंडन कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि 2029 में हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और उनके उत्तराधिकारी की खोज की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित होते हैं तो उत्तराधिकार की बात करना अनुचित है। ये मुगल संस्कृति है। फडणवीस का ये बयान न केवल राउत के दावे को खारिज करता है बल्कि इसे सांस्कृतिक संदर्भ में भी चुनौती देता है। तो आइए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपने देखा कि कल आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया मोदी जी ने और आज अगले दिन उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब संजय राउत का ये दावा, ये कहना कि जो प्रधानमंत्री होगा 2029 का वो महाराष्ट्र से होगा, इसका क्या मतलब है? या महाराष्ट्र से हो सकता है तो फिर वो तो महाराष्ट्र से उनके पार्टी के मुखिया भी हो सकते हैं। आज ये बात संजय राउत ने क्यों कही? जी जी नीलू जी, होता यह है कि राजनीति में अंग्रेजी में एक कहावत है, कैट अमॉन्ग्स द पिजन्स, मतलब बहुत सारे कबूतर हैं तो वहां पर एक बिल्ली छोड़ दो, बिल्ली एक भी कबूतर मारेगी नहीं लेकिन सभी कबूतरों में हाहाकार मच जाएगा। तो हुआ क्या है ये तो अंदर की बात है, कोई जानता नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, भारत के इतिहास में स्वेच्छा से सत्ता छोड़ने का रिकॉर्ड सिर्फ दो लोगों के पास है। एक भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, दूसरा गौतम बुद्ध का, और तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। ये तीन ही लोग हैं जो कि भारत के इतिहास में स्वेच्छा से जिनके पास सत्ता थी और उन्होंने वो सत्ता छोड़ दी। ये केवल तीन ही लोग हैं, एक राम है, एक बुद्ध हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तीनों को होके 2500 साल हो गए हैं। पिछले 2500 साल में भारत में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी के पास सत्ता थी और उसने स्वेच्छा से छोड़ दिया। अब 2500 साल के बाद ये नया अगर रिकॉर्ड मोदी जी बनाने वाले हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बात है। दूसरी एक बात, कभी कभी ना नेटफ्लिक्स पे पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वो स्टार्टिंग में एक डाल देता है डिस्क्लेमर कि ये सभी चीज काल्पनिक है, भले वो कहानी कहीं से भी ली हो। तो एक मैं काल्पनिक चीज बता रहा हूँ, इसका इस कार्यक्रम से या आज जो हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी पूरी का पूरा बाहर का कहानी है। एक हुआ था हमारे शास्त्रों में भस्मासुर। भस्मासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद देने के बाद भस्मासुर कहा कि सबसे पहले हम आप ही को परेशान करेंगे। तो अब भस्मासुर को क्योंकि शिवजी ने खुद आशीर्वाद दिया था तो उसको मारने का काम शिवजी नहीं कर सकते थे। अब हुआ ये कि शिवजी को खुद भागना पड़ा।
तो अंत में भस्मासुर को ध्यान में रखिएगा, शिव जी ने नहीं मारा। भस्मासुर को मारने के लिए एक दूसरी इकाई आई जिनका नाम विष्णु था, उन्होंने भी अपना रूप बदला, तब जाके भस्मासुर का नाश हुआ। तो आज आपने जो ये कहा उससे इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, सीधी सीधी बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में सबको पता है कि वो ब्राह्मण प्रधान संस्था है। कल जो प्रधानमंत्री जी की और मोहन भागवत जी की मीटिंग हुई, उसमें ध्यान में रखिएगा देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी भी बैठे हुए थे। मतलब आरएसएस की तरफ से 3 लोग थे, एक मोहन भागवत, एक नितिन गडकरी और एक फडणवीस, तीनों ब्राह्मण थे और चौथे हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। और तो तीनों ही पहली बात ये, तीनों ही प्रधानमंत्री के रेस में हैं। उनको ये बोला गया है कि वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। जी। हाँ, तो प्रधानमंत्री की बात तो बाद में, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस कितनी ब्राह्मण प्रधान संस्था है। दूसरी बात ये कि हम सबको पता है कि 2013 में जिस समय भाजपा सत्ता में नहीं थी, यूपीए सत्ता में थी और चुनाव होने में 2014 के चुनाव होने में कुछ समय था, तो हमें पता है कि आरएसएस की पहली पसंद उस समय लालकृष्ण आडवाणी थे, क्योंकि वो बीजेपी के पोस्टर बॉय थे। लेकिन अंत में नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को मजबूरी में उनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना पड़ा। वो बीजेपी के अंदर की जद्दोजहद थी, हम सबको पता है। गोवा में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बीजेपी की बैठक हुई थी, उसमें किस तरह से हुआ था, उसमें फिर से जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मानने का पूरा आधार है कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की पहली चॉइस कभी नहीं रहे हैं। लेकिन सच बात यह भी है कि पिछले 10 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और आरएसएस जैसे कोई भी संगठन, में आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी संगठन जो होता है वो हमेशा सत्ता के लिए ललायत रहता है। संगठन का उद्देश्य ही होता है कि उसको सत्ता प्राप्त करनी है। और आरएसएस पिछले 100 साल में जब वो अपनी अस्तित्व में आया, तो 90 साल तक वो कहीं पर सत्ता में नहीं था, संपूर्ण सत्ता में। बीच में वाजपेयी जी के समय में था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार हमेशा दूसरों के सहारे चल रही थी, वो एक गठबंधन की सरकार थी। पहली बार 2014 में संघ के पास, अपने संगठन के पास अपनी सत्ता आई। तो जो संगठन 90 साल तक मेहनत किया है संघ सत्ता में आने के लिए, उसको अगर वो सत्ता मिली है, तो वो इस तरह के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ऐसे विषय को लेके अपनी सत्ता वो नहीं छोड़ेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि सत्ता बहुत मुश्किल से उनको मिली है। दूसरी बात ये कि हमें ध्यान में रखना है कि इस साल 2025 में संघ का 100वां साल होने वाला है। तो अगर वो 100वां साल मनाना है उनको, और पूरे भारत में बड़े जोर शोर से मनाना है, तो स्वाभाविक है कि उनको भारत सरकार की मदद चाहिए होगी। उनके सहयोग से ही वो बहुत अच्छे ढंग से मना सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है आरएसएस अपने आप में संगठन भले है, लेकिन वो कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। आरएसएस नाम की कोई भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। एक छोटा सा कॉलेज भी रहता है, आप एक छोटी सी संस्था भी चलाइए, आप एक छोटा सा ट्रस्ट भी चलाइए, तो आपको एक अपनी संस्था को रजिस्टर करवाना पड़ता है। आरएसएस अपने आप में कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उसकी अलग अलग संस्थाएं हैं। लेकिन ये जो 100वां साल होने वाला है, ये किसी उनकी अलग संस्था का नहीं हो रहा है, आरएसएस का स्वयं हो रहा है। तो एक ऐसा संस्थान जो खुद में ही कानूनी रूप से उसका कोई वजूद नहीं है, उसको अगर अपना 100वां साल मनाना है, तो स्वाभाविक है कि उसको शासन व्यवस्था का, सत्ता का अगर आशीर्वाद रहेगा, सत्ता का सहयोग मिलेगा, तभी वो उस चीज को बड़े स्तर पे और ढंग से कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से एक तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 100वां साल अच्छे ढंग से मने। दूसरी बात है कि 3 ब्राह्मण एक तरफ बैठ के चौथा प्रधानमंत्री के सामने बैठे थे, तो प्रधानमंत्री को संकेत तो इन्होंने दिया है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि 2013 में आडवाणी जी इनके आरएसएस के फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन मोदी जी आ गए, तो मोदी जी को वो 10 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के ही तरफ से आए हैं, आरएसएस के आशीर्वाद से आए हैं। तो आरएसएस उनको बर्दाश्त तो कर रहा है, लेकिन उनको संदेश दे रहा है कि हमारे तरफ इतने लोग हैं, हम 3 लोग इस तरफ हैं, आप सामने बैठे हैं टेबल पर, आप अकेले हैं। लेकिन ये संकेत ही है, संकेत से ज्यादा ये कोई आरएसएस की आज्ञा नरेंद्र मोदी जी पर नहीं है। क्योंकि मोदी जी का जो, उनकी जो छवि है, या उनका जो ऑरा है, या उनको जो वोट मिलते हैं, वो आरएसएस के नाम पे, आरएसएस को वो वोट नहीं मिल रहे हैं। भले आरएसएस का सहयोग से मिलते हों, लेकिन वो वोट मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, वो आज इतना बड़ा है कि आरएसएस केवल उनको संदेश दे सकता है, संकेत दे सकता है, जो कि इस तरफ 3 लोग महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिलके उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन वो संदेश भर है,
उससे आगे वो कोई दबाव नहीं है, वो कोई आज्ञा नहीं है, वो कोई आरएसएस ये नहीं कह सकता मोदी जी को कि आप 75वें साल में हट जाइए। वो इसीलिए मेरे ख्याल से बैठक खत्म होने के बाद आपने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं 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 वो तो 75 साल का। तो होगा ये कि नरेंद्र मोदी जी के साथ इस साल उनका जिस दिन जन्मदिन आएगा 25 सितंबर को बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा। उसी समय ये एक समस्या उनके सामने, नैतिक समस्या, लोग सवाल करने लगेंगे कि 75 साल में रिटायर होने का नियम आप ही का बना हुआ था, तो ये क्या नियम होता है कि सारे नियम आप दूसरों पर लागू करते हैं, अपने लिए कोई नियम नहीं रखते हैं क्या? क्योंकि अगर भारत की संस्कृति देखी जाए तो सबसे पहले राजा किसी नियम का पालन खुद पर करता है, तब वो दूसरे के ऊपर करता है। इसीलिए राजा रामचंद्र जी कहे गए थे। राजा रामचंद्र जी को जैसे ही कहा वनवास जाने के लिए, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर धारण कर लिया उसको। नहीं, उन्होंने लेकिन अपना सारा सिद्धार्थ एक चीज और भी है। सिद्धार्थ, आपको नहीं लग रहा है कि संजय राउत के इस बयान से और जिस तरीके की का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया, उससे एक अच्छा खासा ड्रामा अब और आने वाले जो दिन होंगे उसमें उन्होंने बहस को गर्म कर दिया है कि भाई मोदी जी का भविष्य कितना लंबा है। और एक ऐसे समय में जब हमारे जो इस समय सत्ता के गलियारों में, दिल्ली में, पार्लियामेंट के सर्कल्स में ये बहुत चीज इस तेजी से इस चर्चा हो रही है कि जो बीजेपी के एलाइज हैं अब वो छिटक रहे हैं। अब आप देखिए, जयंत चौधरी ने बोलना शुरू किया, चिराग पासवान ने बोलना शुरू किया, चंद्रबाबू नायडू ने बोलना शुरू किया। तो जब ये लोग बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंडेट है उसको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई संकट है, कोई चुनौती है। और ऐसे में इस बहस को गर्म करना, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये संजय राउत ने एक शगुफा फेंका है या वाकई में इस चीज को लेकर चर्चा बीजेपी के सर्कल्स में गर्म है? देखिए ये तो स्पष्ट है कि 2024 मतलब 1 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के वोट शेयर बढ़ नहीं रहे हैं। बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ नहीं रही है, बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है। तो बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, इसका मतलब मोदी जी की भी लोकप्रियता घट रही है, इसका मतलब आरएसएस की भी लोकप्रियता घट रही है। लोग उसमें जुड़ कम रहे हैं, उससे निकल ज्यादा रहे हैं। लेकिन वो इस मात्रा में नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऊंट पर आपका वजन ज्यादा हो गया, लेकिन ऊंट पर इतना ज्यादा वजन नहीं हुआ कि ऊंट बैठ जाए। आप ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, इस ट्रक के ऊपर बहुत लोड पड़ गया, ओवरलोडेड है, लेकिन इतना ओवरलोडेड नहीं है कि ये इसका चक्का नहीं चले और ये बैठ जाए। तो मेरे ख्याल से ये ओवरलोड ओवरलोड तो हो चुका है। इसीलिए जैसे आपने कहा, जैसे भाजपा वक्फ बिल की बात करती है या वो औरंगजेब के कब्र खोदने की बात करती है, दुनिया देख रही है कि अमेरिका क्या कहते हैं, अंतरिक्ष से आदमी को धरती पे ला रहा है और भारत धरती के नीचे औरंगजेब को खोद के कब्र निकाल रहा है। तो ये जो विरोधाभास है, ये तो जनता के, हर आदमी, जनता देख रही है, उसमें भाजपा के लेकिन समर्थक भी देख रहे हैं। आज भी जब जवाब दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस तो उन्होंने कहा कि ये तो मुगलों की संस्कृति है कि आपका पिता बैठा हुआ है और आप उत्तराधिकार ढूंढ रहे हो। तो आज मुगलों का उन्होंने फिर से एक बार जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस नहीं ने। उन क्योंकि क्योंकि अब मेरे ख्याल से पूरे बीजेपी इकोसिस्टम के लिए, जिसमें बीजेपी भी है, आरएसएस भी है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आरएसएस के प्रचारक भी हैं, सभी लोगों को आने वाले सितंबर के बाद ये एक बहुत ऑकवर्ड, मतलब क्या कहें, बड़ा एक नैतिक संकट वाला स्थिति आ जाएगी। उनको चेहरा दिखाना मुश्किल होगा, क्योंकि 75 साल का नियम उन्हीं का बनाया हुआ था। वो 75 साल का नियम सब पर लागू हुआ है, वो येडियुरप्पा पर भी लागू हुआ है, वो लालकृष्ण अडवाणी पर भी लागू हुआ है और मुरली मनोहर जोशी पर भी लागू हुआ है। अगर एक चीज सबके लिए लागू हो रही है तो एक आदमी के लिए आप अगर लागू नहीं करेंगे तो वो उस चीज को डिफेंड करना, उस चीज का बचाव करना पूरे बीजेपी इकोसिस्टम के लिए बहुत मुश्किल तो होने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और विपक्ष के लोग, चाहे वो संजय रावत हो, चाहे, देखिए संजय रावत ने तो आज कहा, अरविंद केजरीवाल ने तो पिछले साल लोकसभा चुनाव के लिए, उनको जिस समय जमानत पर बाहर आए थे प्रचार करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने यही कह दिया। उससे काफी कुछ उत्तर प्रदेश में लेकिन वोट संख्या में फर्क पड़ा, हमने देखा। आपको नहीं लग रहा कि कई लोग ये बोलेंगे कि ये विपक्ष का दुष्प्रचार है, एक फेक कैंपेन है, दुष्प्रचार है कि भाई ये मोदी जी को रिटायरमेंट प्लान की जो बात कर रहे हैं संजय राउत, क्या ये विपक्ष का दुष्प्रचार समझकर हम उसको डिसमिस कर दें, डिस्काउंट कर दें? हाँ, ये तो विराट कोहली ऐसा कहेगा कि सामने वाला बॉलिंग कर रहा है मुझे आउट करने के लिए, तो खेल किस लिए रहे हो? मतलब ये किसने कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाएंगे? कोई विपक्ष ने तो आपको नहीं कहा ना। खुद आरएसएस ने अगर अपने ऊपर नियम बनाए, यही तो, यहीं पर उनकी फजीहत होने वाली है कि 75 साल में रिटायर होइए करके कोई विपक्ष ने उनको नहीं कहा।
उन्होंने खुद अपने ऊपर नियम बनाया, अपने लोगों के ऊपर लागू किया। लालकृष्ण आडवाणी जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उप प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहे थे, भाजपा के वो अध्यक्ष रहे हुए हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हुए हैं, उनको अगर आपने 75 साल में रिटायर कर दिया, तो आप अगर वो 75 साल का नियम दूसरे के ऊपर लागू नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो क्या कहते हैं, उनकी जो छवि है उसके विपरीत जा रही है, क्योंकि राम जी जो कहते थे वो खुद करते थे। उनको अगर जंगल भेजने का बात हुआ तो सबसे पहले रात में ही उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र तो छोड़ दिए और वलकल वस्त्र पहन लिया। तो मतलब आप नियम जो बना रहे, भारतीय संस्कृति का अगर हवाला भाजपा का इकोसिस्टम देता है कि भारतीय संस्कृति ये है, तो उस संस्कृति पर सबसे पहले चलना भी तो उसी को पड़ेगा। वो अगर नहीं चलेगी तो दूसरा कहेगा कि आप क्यों नहीं चल रहे हो, तो आप उसको मुगल कैसे कर सकते हैं, वो तो भारतीय संस्कृति आपका कहा हुआ है। तो ये होने वाला ये है कि ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं, इसीलिए इनके लिए थोड़ी समस्या तो आने वाली है सितंबर के बाद। लेकिन ये समस्या आते हुए भी ये इसको मेरे ख्याल से झेल लेंगे। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ब्रेजन आउट करना, वो ब्रेजन आउट इसीलिए करेंगे क्योंकि संगठन, कोई भी संगठन होता है, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी संगठन का चरित्र होता है कि वो सत्ता के लिए प्रयास करता है। आरएसएस हमें पता है 90 साल तक उसने प्रयास करने के बाद अगर वो सत्ता में आया है, तो एक छोटे से अपने ही बनाए हुए नियम में फंस के वो अपनी सत्ता को हाथ से जाने नहीं देगा। इसीलिए वो सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस वो करेगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी दूसरी तरफ उसके साथ समस्या यह है कि वो ब्राह्मण प्रधान संस्था है, इसीलिए 3 ब्राह्मणों ने मिलकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी कि देखिए इस तरफ हम लोग 3 हैं, आप हमारे पहले चॉइस 2013 में भी नहीं थे, आप हमारे पहले चॉइस 2025 में भी नहीं हैं, तो आप देख लीजिए, इसका संदेश ले लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी भी बहुत अच्छे से प्रेम से बैठ गए होंगे, नमस्कार किए होंगे, लेकिन क्योंकि आपने खुल के तो कुछ बोला नहीं, और सत्ता मोदी जी के पास है, तो उनके पास आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो अपना काम करते रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। इससे ज्यादा भी इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी सफल नहीं हुई तो मैं चौक पर आ जाऊंगा। वो किसी चौक पर आए नहीं, फिर भी लोग आज तक बुला रहे हैं, लेकिन चौक खाली पड़ी हुई है। तो राजनीति में ये कहा जा सकता है कि लोगों की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, वो इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे, वो इसको ब्रेजन आउट करेंगे। मोदी जी भी ब्रेजन आउट कर लेंगे और आरएसएस भी ब्रेजन आउट करेगा, क्योंकि आरएसएस के सामने 2 दिक्कतें हैं। एक ये कि 90 साल के बाद सत्ता मिली है, दूसरा ये कि इस साल उनका 100वां साल है, जो उनके शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मनाना उनके लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप में वो कोई एक कानूनी संस्था नहीं है, इसीलिए उनके सामने ये मजबूरी है। इस मजबूरी में थोड़ी बहुत जो फजीहत है, इसको कहते हैं कि हम लोग ना इसमें, आप इलाहाबाद की हैं, तो पूर्वांचल में कहा जाता है कि प्रतिष्ठा में कभी भी प्राण नहीं गंवाना चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए अपना प्राण नहीं गंवाना चाहिए। तो बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए सत्ता में रहना प्राण है, और 75 साल में रिटायर होने का जो नियम है वो प्रतिष्ठा है। वो अपनी प्राण को बचा लेगा, प्रतिष्ठा भले थोड़ी सी धूमिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल कि क्या मोदी जी को ये जो जहर का घूंट है ये अगले कुछ महीने तक पीना पड़ेगा, क्योंकि 25 जब सितंबर में उनका बर्थडे आएगा तो तब तक सारे विपक्षी दल इस नैरेटिव को काफी जिंदा करेंगे। क्या ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? अब अगले 5 अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 5 महीनों तक बीजेपी इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। राजनीति में नीलू जी 5 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ये औरंगजेब वाले मुद्दे पर बोल रहे हैं, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हम वक्फ बिल लाएंगे, तो ये मुझे, एक बार अगर कोई भी आदमी बैसाखी पर है, सीधी सी बात है कि अगर मैं बैसाखी पर हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी ताकत पे नहीं खड़ा हूं, बैसाखी की ताकत पर खड़ा हूं। अगर बैसाखी टूट जाती है तो मेरी तो टांग पहले से नहीं थी। तो 5 महीने तो बहुत दूर की बात है। ये चीज पूरी की पूरी, अब जो पूरा का पूरा खेल है, ये इस पूरे मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन से भाजपा को 240 आई है, भाजपा दिखाने के लिए अपने आप को कितना भी शेखी बघार ले, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लंगड़ी है और वो बैसाखियों के सहारे है। अब वो बैसाखी जितने दिन तक टिकेगी, उतने ही दिन तक भाजपा टिकेगी। बैसाखी जैसे ही हटेगी, उस तो भाजपा के पास पैर नहीं है, ये सबको पता है, और ये मोदी जी को भी पता है, आरएसएस को भी पता है, सबको पता है। तो मेरे ख्याल से ये
लेकिन होता यह है कि मान लीजिए अब देखिए, हम जैसे टीवी पर बैठे हुए हैं, आप मुझे यहाँ तक मेरे कंधे से ऊपर देख रहे हैं, हो सकता है कंधे पैर के नीचे मैं खुद लंगड़ा हूँ, मुझे खुद चलने नहीं हो रहा है, लेकिन देखने वालों को तो नहीं दिखेगा ना, देखने वालों को दिखेगा हाँ, अच्छा खासा एक आदमी है, हाथ-वाथ हिला रहा है, इसका मतलब लोगों को लग रहा होगा कि मैं ठीक-ठाक हूँ। हो सकता है कि मैं खुद व्हीलचेयर पर बैठा हुआ हूँ, मेरी दोनों टाँगें टूटी हुई हो। तो इस तरह से कुछ जो छवि होती है, और हमको पता है कि भाजपा जो है उससे ज्यादा अपनी छवि दिखाते आई है, पिछले 10 साल में हमेशा वो छवि दिखाते आई है। तो वो छवि ये दिखाएगी कि हम विश्वगुरु हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 240 जिस दिन आया उस दिन से आप बैसाखी पर हैं और बैसाखी के सहारे हैं, सबको पता है ये बात। इसलिए 5 महीना बहुत दूर की बात है, 5 दिन में भी बदल सकता है मामला। एक बहुत छोटा-सा आपसे संक्षेप में जवाब चाहिए कि इसका मतलब जो अब मोदी के लिए अगले जो 4-5 महीने हैं, जो भी वो छटपटाने वाले हैं। पूरी बीजेपी इस चीज़ को लेकर छटपटाएगी कि भाई मोदी जी रिटायर करेंगे या नहीं करेंगे। और अब जो रिटायरमेंट प्लान को लेकर संजय राउत ने बात कही है, तो आज तो संजय राउत ने कही है, अभी सारे विपक्षी दल इसको लेकर पूरी तरह से बोलेंगे। हाँ, ये बोलेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा कि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम ने ये तय किया है कि प्रतिष्ठा जो जा रही है, प्राण नहीं जाए। इसलिए मैंने कहा कि प्रतिष्ठा और प्राण दोनों के बीच में उनको चयन करना है। उन्होंने प्राण बचाने का चयन किया है। उनको पता है कि इसमें प्रतिष्ठा तो धूमिल होगी, क्योंकि प्रतिष्ठा धूमिल ग्रॉक भी कर रहा है, प्रतिष्ठा धूमिल कुणाल कामरा भी कर रहा है, प्रतिष्ठा धूमिल ध्रुव राठी भी कर रहा है, प्रतिष्ठा धूमिल जनगणमन चैनल भी कर रहा है, प्रतिष्ठा धूमिल ये भी करेगा कि खुद आपके बनाए हुए नियम के तहत आप खुद 75 साल में रिटायर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रतिष्ठा में दाग लगे हैं। एक और दाग सही, जब इतने दाग लग गए हैं, एक आध दाग और सही, क्या बुरा है? चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।